नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी चैनल में स्वागत है। हम लोग साइंस के एमसीक्यू कर रहे थे, जिसमें केमिस्ट्री का पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था। ये केमिस्ट्री का दूसरा वीडियो होगा और करंट अफेयर के एक साथ ही मैं अब एमसीक्यू लाऊंगा, जिसमें हम लोग जनवरी से पहले अर्थात दिसंबर का एमसीक्यू पहले करेंगे हम लोग, और उसके बाद से हम लोग नवंबर अक्टूबर का करेंगे। देन हम लोग किस पर आ जाएंगे, उसके बाद से हम लोग फिर से आ जाएंगे अप्रैल पर। ओके, केमिस्ट्री का एमसीक्यू पहला वीडियो जो अपलोड किया था, साइंस एमसीक्यू नाम से प्लेलिस्ट होगा, उसमें आपको मिल जाएगा। ध्यानपूर्वक उसे भी लगा लीजिएगा। सवाल जो पूछे जाएंगे 72 बीपीएससी में, तो आपके लिए मैं पहले ही बता कि कोई एक पैटर्न गेस करके मत चलिएगा कि 71 जैसा आएगा, 70 जैसा आएगा, 69 जैसा आएगा। हो सकता है इन तीनों से ही भिन्न आ जाए। पीसीएस और सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन अब दिनों दिन और भी ज़्यादा कठिन ही होंगे, इसलिए महत्वपूर्ण ये रहेगा कि आप सिलेबस पर टिके हुए रहें, सिलेबस को पढ़ें, बार बार पढ़ें, रिवाइज करें, कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, जिससे जो भी सवाल आए आप उसे टैकल कर पाएँ। कम से कम उसका 50-60% आपके समझ में आए और आप हल कर पाएँ। बाकी कट टू कट तो पढ़ाना और पढ़ना इम्पॉसिबल ही हो गया है सिविल सर्विसेज में। देखिए, पहला सवाल आज का क्या है। वैज्ञानिक तथा उनके द्वारा प्रदान किए गए प्रायोगिक साक्ष्य के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं, ये आपको बताना है। जे थॉमसन के सामने लिखा हुआ परमाणु नाभिक की खोज, क्या यह सही है या गलत है? किस प्रकार के सवाल होंगे इसमें भाइयों बहनों? तो कॉन्सेप्चुअल भी होंगे, डायरेक्ट फैक्चुअल भी होंगे, कठिन स्तर के सवाल भी होंगे, बहुत आसान सवाल भी होंगे। रदरफोर्ड कैनाल किरणें द्वारा प्रोटॉन की खोज, क्या यह सही मैच है? चैडविक न्यूट्रॉन की खोज। गोल्डस्टेन इलेक्ट्रॉन के आवेशों का मापन, कौन सा इसमें सही दिया हुआ है? केवल सी, ए और सी दोनों ही सही है, बी और डी दोनों ही सही है, या फिर सी और डी यही केवल सही दिए हुए हैं? कौन से इन चारों में से ABCD में से सही दिया हुआ है? सही से मैच करके निकालिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। जब तक वीडियो पॉज करके आंसर नहीं निकालेंगे तब तक कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपको 2 घंटे का वीडियो देख लें, 4 घंटे का देख लें, अंत में क्रक्स उसका शून्य हो जाता है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल सी यहाँ पर सही दिया हुआ है, केवल सी यहाँ पर सही दिया हुआ है। जे थॉमसन जो था, उसने कैथोड किरण प्रयोग के माध्यम से इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, न कि परमाणु के नाभिक की। परमाणु के नाभिक की खोज जे थॉमसन ने नहीं किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र प्रयोग, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, एक गोल्ड का फॉइल लेकर के इस पर अल्फा कणों की बम्बार्डिंग की जाती है, जिससे पता चलता है कि सारे कण तो चले गए लेकिन कुछ कण जो हैं वापस आ गए। इससे नाभिक की खोज हुई थी, एटॉमिक न्यूक्लियस की खोज की गई थी, प्रोटॉन की खोज कैनाल किरणों द्वारा रदरफोर्ड ने नहीं की थी। गोल्डस्टीन कैनाल किरणों की खोज इसने की थी, जिसके अध्ययन ने बाद में धनावेशित कण, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की समझ को विकसित करने में योगदान दिया। तो गोल्डस्टीन ने इसी की खोज की थी। ये तीनों ही आप याद रखेंगे। बाकी चैडविक का तो सही दिया हुआ है। चैडविक ने 1932 में बेरिलियम में अल्फा कणों की बम्बार्डिंग करके न्यूट्रॉन की खोज की थी। ये भी याद रखिए। अगली बार सवाल आपसे क्या पूछेगा कि चैडविक के द्वारा जो न्यूट्रॉन की खोज की गई, उसमें किस एलिमेंट का उपयोग किया गया था। अभी तक तो पूछता न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई, है ना। तो बेरिलियम का उपयोग किया गया था और उस पर अल्फा कणों की बम्बार्डिंग करके उसको पता चला कि ये जो है ये न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, न्यूट्रॉन उपस्थित होते थे। इसको ज़रूर याद रखिएगा, इस लाइन को, पंक्ति को, इस फैक्ट को याद रखिएगा। बेरिलियम के बारे में सवाल पूछ सकता है। अगला सवाल तो आसान है, सभी लोग कर ले जाएंगे। देखिए क्या है, आइसोटोप्स के बारे में सवाल पूछा गया है। समस्थानिक लगभग समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, जबकि उनके भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज भिन्न हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसका सर्वोत्तम कारण स्पष्ट करता है? ध्यान से पढ़िए, कारण पूछ रहा है कि उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं वो तो समान हो सकते हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भिन्न होते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, ये आपको बताना है। समस्थानिकों का द्रव्यमान संख्या समान, अब परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, क्या ऐसा होता है? समस्थानिकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। अंत में अपने स्कोर जरूर बताइएगा, जितने सवाल के कितने सही हुए, कितने माइनस लगे आपके। समस्थानिक के संयोजन इलेक्ट्रॉन भिन्न, लेकिन नाभिक आवेश समान होता है। समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक भिन्न, लेकिन न्यूट्रॉन संख्या समान होती है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जस्ट इमेजिन 26 जुलाई को सामने रखा हुआ है, दोपहर के 12 बज रहे हैं और आप इसको हल कर रहे हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा?
सेकेंड का आंसर हो जाएगा बी, समस्थानिकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है यह भिन्न होता है, इसी कारण से आइसोटोप्स होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं ये अलग अलग होते हैं। जरा ध्यान से इसको पढ़ेंगे। किसी तत्व के रासायनिक गुण मुख्यतः उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, विशेषकर संयोजन इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको कहा जाता है, उसी पर वो निर्भर करते हैं। किसी तत्व के सभी समस्थानिक आइसोटोप्स का परमाणु क्रमांक समान होता है, एटॉमिक नंबर समान होगा, जैसे कार्बन 6 तो यह समान ही होगा। इसमें उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समान रहता है। चूँकि एटॉमिक नंबर वही है तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम लोग पढ़ते हैं वो भी वही रहेगा, इतना तो क्लियर है। उनके रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं। दूसरी ओर समस्थानिकों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं और इसी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के अलग अलग होने से क्या होता है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो भिन्न भिन्न हो जाती है, जिसके कारण उनका द्रव्यमान बदल जाता है। द्रव्यमान में अंतर, घनत्व, डेंसिटी, रेट ऑफ डिफ्यूजन, गलनांक, ये सब अलग हो जाते हैं। इसको हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। ये भिन्न हो जाता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के कारण से। तो अगली बार अब सवाल क्या पूछेगा आइसोटोप्स में, अगर पूछेगा तो आइसोटोप्स पूछ चुका है, न्यूमेरिकल भी दे चुका है ना। आइसोबार होता है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो सेम रहते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर भिन्न हो जाते, इस प्रकार से पढ़ा होगा आपने, है ना। यहाँ पर अब अगली बार आपसे पूछेगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज किसके द्वारा डिसाइड होता है, एटॉमिक नंबर से या न्यूट्रॉन के नंबर से। ये अगली बार आपसे सवाल पूछा जाएगा। ओके, तो इसको जहाँ ध्यान में रखिएगा, कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा भाइयों बहनों। देखिए अगला सवाल क्या है, भौतिक गुण को प्रभावित, इसलिए समस्थानिक समान रासायनिक लेकिन भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं। की कॉन्सेप्ट इसमें क्या था, रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करते हैं जबकि अनेक भौतिक गुण द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, या आपका दिया हुआ है इसमें हाइब्रिडाइजेशन, अगर आपने पढ़ा होगा, है ना, केमिस्ट्री में 9th की केमिस्ट्री का है, या NCERT सवाल लिया गया है। हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन और ग्राफीन, ये सब क्या हैं, तो कार्बन जो होता है उसी के भिन्न भिन्न प्रारूप हैं ये सब। उपरोक्त में से कार्बन के कौन से ऐसे अपरूप हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हैं, जिनमें कार्बन परमाणु मुख्यतः sp2 संकरण, sp2 हाइब्रिडाइजेशन अवस्था में पाए जाते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन अवस्था में पाए जाते हैं। आपने कक्षाएं पढ़ी होगी, sp, df, इस प्रकार से कक्षाएं भी पढ़ी होगी, उसी से सवाल ये आपसे पूछा जा रहा है। हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा तीसरे का, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्थात 2, 3, 4 जो हैं वो उसमें हो जाएगा। 2 ग्रेफाइट, फुलेरीन और ग्राफीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का होता है। कार्बन के विभिन्न अपरूपों में कार्बन परमाणुओं का संकरण और त्रिविमीय विन्यास अलग अलग होता है, जिसके कारण से उनके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। हीरा, प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है तथा sp3 संकरण अवस्था में यह पाया जाता है, क्योंकि यह प्रत्येक 4 अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन sp2 संकरण अवस्था में होता है और षटकोणीय परत ये बनाते हैं, इस प्रकार से षटकोणीय परत बनाते हैं, परत होता है इसके ऊपर, फिर एक और इस प्रकार से बनाइए, इस प्रकार से बनाइए, तो इस प्रकार से ग्रेफाइट का निर्माण होता है। फुलेरीन जिसको कहते हैं हम लोग, इसमें कार्बन मुख्यतः sp2 होता है, C60 भी कहते हैं इसको। ये गेंदनुमा संरचना होता है, बॉल जैसा संरचना बनता है, बॉल जैसा संरचना बनेगा, बॉल जैसा संरचना बनेगा। ग्राफीन sp2 संकरण वाले होते हैं, एक परमाणु मोटाई, सिंगल एटॉमिक लेयर वाली यह परत होती है। अलग अलग ये कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, जिसके बारे में सवाल कई बार पूछा गया है। अगला सवाल देखिए क्या है, आवर्तीय प्रवृत्तियाँ, पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में सवाल पूछा गया है। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, अब जरा इसका आंसर निकालेंगे। पिछली बार जब केमिस्ट्री का पहला वीडियो था तो कुछ आसान सवाल थे, बच्चों को लगा कि ऐसा ही होगा, लेकिन वैसा नहीं होने वाला है। प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में वृद्धि के कारण से किस आवर्त पीरियड में परमाणु त्रिज्या सामान्यतः घटती है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं, लेफ्ट से राइट जाने पर प्रथम आयनकारी ऊर्जा, फर्स्ट आयोनाइजेशन इन थेरेपी, सदैव बढ़ती है, ये पूछा जा रहा है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन आवर्त सारणी में अनेक महत्वपूर्ण अपवाद यानी कि एक्सेप्शंस प्रदर्शित करती हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता के कारण से। उपरोक्त में से कौन से सही हैं। पीरियोडिक टेबल के बारे में यह सवाल है और इसे हल करने का प्रयास कीजिए। पीरियोडिक टेबल चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो आप इसे हल कर ले जाएंगे।
नहीं तो आपको यहाँ पर सीखने को मिल सकता है। इसका आंसर क्या हो, एक बार ऑप्शन भी देख लीजिए फिर आंसर निकालिए। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब ज़रा आंसर भी इसका निकालने का प्रयास कीजिएगा। देखिए पहला कथन जो है, वैसे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर पहला और तीसरा हो जाएगा। पहला और तीसरा क्या पूछा गया था, करेक्ट पूछा गया है ना, तो पहला और तीसरा बी इसका आंसर हो जाए। पहले स्टेटमेंट में क्या कहा गया, इसे ज़रा देखते हैं कि प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण किसी आवर्त में परमाणु त्रिज्या सामान्यतः घट जाती है। नाभिकीय आवेश जो है वो बढ़ रहा है। देखिए जब हम आवर्त सारणी में, किसी भी आवर्त सारणी बाएं से दाएं की ओर जाएंगे, लेफ़्ट टू राइट में जब हम जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट में जाते हैं, तो उसके कारण से क्या होता है, परमाणु का त्रिज्या सामान्यतः घटता है। ये तो ट्रेंड है, लेकिन इस ट्रेंड का कारण क्या होता है, सरल सा जो कारण हो कि जब बाएं से दाएं की ओर हम लोग जाते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ जाती है। प्रोटॉन की संख्या बढ़ने से क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेज बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन को अब ज़्यादा तेज़ी से अपनी ओर आवेशित करना शुरू करेंगे। तो चार्ज बढ़ जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ जाता है, जिसको मैंने कहा कि अपनी ओर आकर्षित करना शुरू करेंगे, तो ये आकर्षण वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा जोर से खींचते हैं, और इसी ज़्यादा जोर से खींचने के कारण से नाभिक का आकार सिकुड़ करके छोटा हो जाता है। ये मैंने आपको लेमैन की भाषा में समझाया है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज होते हैं उसके बारे में अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से समझ सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं कि दूसरा गलत क्यों दिया हुआ है। यद्यपि सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार आयनीकरण ऊर्जा बढ़ती है, परंतु कुछ अपवाद महत्वपूर्ण होते हैं यहाँ पर, जैसे बेरिलियम जो है, बेरिलियम जो होते हैं इनकी आवृत्ति को अगर हम लोग मैच करेंगे बोरोन से आयनीकरण ऊर्जा इनमें अधिक होती है। उसी प्रकार से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में भी यह अपवाद पाया जाता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया हुआ था। तीसरा सही दिया हुआ, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी नियमित प्रवृत्ति का पालन नहीं करती। उदाहरण के लिए फ्लोरीन F की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन Cl से कम ऋणात्मक पाई जाती है, जबकि सामान्यतः विपरीत होता है, विपरीत अपेक्षित होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। इसलिए कथन 3 भी यहाँ पर सही दिया हुआ है। कथन 3 में क्या लिखा हुआ था कि इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है आवर्त सारणी में अनेक महत्वपूर्ण अपवाद प्रदर्शित करते हैं, तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, बहुत ही सारे एक्सेप्शन होते हैं, जिनमें से यहाँ पर आपको बता भी दिया मैंने कि एक्सेप्शन पाए जाते हैं। इसलिए तीसरा कथन भी सही दिया हुआ था, पहला कथन भी सही दिया हुआ था, लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि बेरिलियम एंड बोरॉन में यह अपवाद होता है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में यह अपवाद पाया जाता है आवर्त सारणी में। तो ध्यानपूर्वक अगर आवर्त सारणी चैप्टर को पढ़ा होगा आपने तो आसानी से इसे हल कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। छोटा सा सवाल है, ज़रा इसे हल कीजिए कि फाजान के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किस आयन की ध्रुवीकरण क्षमता सर्वाधिक होगी। ध्रुवीकरण क्षमता, पोलराइजेशन जिसको कहते हैं हम लोग, वो सर्वाधिक होगी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आंसर निकालिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा Al+3। ध्यान से देखिए, यहाँ पर सिंगल चार्ज दिखेगा Na+ पर आपको, मैग्नीशियम पर +2 चार्ज दिखेगा, एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज है, पोटेशियम पर केवल 1 ही चार्ज है। पोलराइजेशन क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे समझ जाएंगे, बहुत आसान कॉन्सेप्ट होता है। एक बड़ा निगेटिव चार्ज है और एक बहुत ही छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ में खींचने का प्रयास करता है। तो यह जो सर्किल है अभी यह खींचने के क्रम में गुब्बारे जैसा डिस्टॉर्ट हो जाता है। यह डिस्टॉर्ट हो गया, तो इसी डिस्टॉर्शन की जो घटना होती है इसी को पोलराइजेशन कह दिया जाता है। ध्यान से समझ गए होंगे आप। एक बड़ा नेगेटिव चार्ज दूसरे चार्ज को अपनी ओर खींचता है, वो खींचने को प्रतिरोध करेगा और इस प्रतिरोध के कारण से उसका जो शेप है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। उसी डिस्टॉर्शन को हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं। पोलराइजेशन को लेकर के फाजल नामक एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने अलग अलग नियम कानून बनाए हैं, रूल्स बनाए हैं। उसी पर आधारित सवाल है कि जिस नाभिक की साइज जितनी छोटी होगी उस पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा, यानी कि उतनी ही तेज़ी से उसको खींचा जाएगा, तो पोलराइजेशन उनमें ज़्यादा हो सकती है। जैसे एल्यूमिनियम अभी सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम की तुलना में छोटा है, चार्ज भी उन पर अधिक है, इसलिए पोलराइजेशन इनका ज़्यादा होगा, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ध्रुवीकरण क्षमता सर्वाधिक होगी तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका जो नियम है उसके हिसाब से क्या है देखिए, धनायन की ध्रुवीकरण क्षमता 2 कारकों पर निर्भर करती है। आयन का आकार जितना छोटा होगा ध्रुवीकरण क्षमता उतनी ही अधिक होगी। धनावेश जितना अधिक होगा ध्रुवीकरण क्षमता उतनी ही अधिक होगी। और यहाँ पर एल्यूमिनियम आयन का आकार छोटा था,
उन पर चार्जेस भी ज़्यादा थे, पॉजिटिव चार्ज जिसे हम लोग कहते हैं, इसी कारण से उनका पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। इतना ही आसान था। दिए गए आयनों में एल्यूमिनियम प्लस का आकार सबसे छोटा, आवेश +3 है, इसलिए वो डिस्टॉर्ट ज़्यादा होंगे, इससे पोलराइजेशन उनमें ज़्यादा होगा। इसको याद रखिएगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये लॉ किससे जुड़ा हुआ है, तो पोलराइजेशन जो होता है आयनों का उससे जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर एल्यूमिनियम हो जाएगा। निम्नलिखित में किस तत्व के लिए दूसरी आयनीकरण ऊर्जा सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी असामान्य रूप से अत्यधिक होती है? मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 होता है। सोडियम 11 हो गया है ना। प्रथम आयनीकरण के बाद Na+ का विन्यास Ne हो जाता है, जो एक स्थिर उत्कृष्ट गैस विन्यास में प्रदान करते हैं, इसलिए सोडियम इसका सबसे आइडियल आंसर हो जाए। तो जो पहली बार इसका हम विन्यास करते हैं तो यहाँ से तो एक आप आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन सेकेंड स्टेज के बाद, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जब हम दूसरी स्थिति में पहुँचेंगे और वहाँ पर इसमें से हम निकालना चाहेंगे तो हमें अप्रत्याशित रूप से बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब यह स्टेबल है, 1s2, 2s2, 2p6 में है। तो वहाँ से अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। और यही तो सवाल में पूछा गया, यहाँ पर यही तो पूछा गया कि निम्न से किस तत्व के लिए दूसरी आयनीकरण ऊर्जा असामान्य रूप से अधिक होगी? तो सोडियम के लिए होगा। पहले तो आप निकाल ले लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 है, तो वो तो एक 1 निकाल लेंगे। लेकिन सेकेंड स्टेज का जब हम आयनीकरण शुरू करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा, तब हम उस ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएंगे। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसलिए इसका आंसर सोडियम हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर सोडियम हो जाएगा। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा, लेकिन अब बीपीएससी का लेवल यही है और 11th 12th की एनसीईआरटी सवाल पूछेगा तो मुझे पढ़ाना तो पड़ेगा ही कि क्या होता है क्या नहीं। फाजान के नियम के अनुसार निम्नलिखित में किस यौगिक में सहसंयोजन गुण सर्वाधिक होगा? कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे अधिक होगा, किस में होगा? फिर से फाजान का ही रूल है, ज़रा निकालिएगा। लिथियम फ्लोराइड में, सोडियम क्लोराइड में, मैग्नीशियम क्लोराइड में, एल्यूमिनियम क्लोराइड में, किस में सबसे ज़्यादा होगा? क्या पूछा जा रहा है? कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, ये पूछा जा रहा है। सहसंयोजक गुण जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, तो AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड में होगा। फाजान के नियम के अनुसार से छोटा और अधिक आवेश युक्त धनायन ऋणायन के इलेक्ट्रॉन वादक को अधिक विकृत करता। अभी हमने पढ़ा पोलराइजेशन डिस्टॉर्ट करता है अधिक, क्योंकि अधिक छोटा क्या है तो आवेश युक्त धनायन है और ज़्यादा बड़ा ऋणायन है, तो उसको क्या करेगा? वो ज़्यादा पोलराइज करेगा, ज़्यादा डिस्टॉर्ट करेगा। ये तो अभी हमने पढ़ा है। तो एल्यूमिनियम 3+ का आकार छोटा और आवेश +3 है, इसलिए इसकी ध्रुवीकरण क्षमता अन्य विकल्पों की तुलना में सबसे अधिक होगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा होगा। परिणाम स्वरूप AlCl3 जो है इलेक्ट्रॉन साझा करने की प्रवृत्ति इनकी बढ़ जाती है और यौगिक में सहसंयोजन गुण सबसे अधिक विकसित होगा। कोवैलेंट कैरेक्टर AlCl3 में ही सबसे ज़्यादा होगा, इसी कारण से यहाँ पर अपना आंसर AlCl3 हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। अर्थात जहाँ पर भी पोलराइजेशन ज़्यादा होगा वहाँ पर भी क्या होगा भाई? तो कोवैलेंट कैरेक्टर उनमें ज़्यादा होगा, सहसंयोजी गुण, बॉन्ड बनाने की क्षमता उनमें ज़्यादा होगी, उनमें पार्टिसिपेट करने की, बॉन्ड बनाने की क्षमता ज़्यादा होगी, जहाँ पर भी पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखेंगे तो कर ले जाएंगे आसानी से। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कि ग्रेफाइट की विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का सर्वोत्तम कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? अब आप मुझे ये भी बताएंगे कि ग्रेफाइट क्या और हीरा ये सब इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, क्या होता है ना? इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्या इसके कारण से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है इनमें? सीरियसली केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन से हो जाएगा क्या काम? इसमें sp3 संकरित कार्बन पाए जाते हैं। अभी हमने पढ़ा था sp2 होता है कि sp3 होता है, ऊपर ही हमने पढ़ा है कि sp3 किस में होता है, sp2 किस में होता है। हीरा में sp3 हो रहा था, ग्रेफाइट में sp2 हो रहा था, क्या बताइए मुझे। प्रत्येक कार्बन एक विमुक्त पाई इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, क्या इसके कारण से होगा? इनमें आयनिक बंध पाए जाते हैं, इसके कारण से होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ग्रेफाइट में विद्युत चालकता का सर्वोत्तम कारण निम्नलिखित में से कौन सा होगा? इसी प्रकार का सवाल अब पूछा जाएगा आपसे। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक कार्बन में एक विमुक्त पाई इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं, जिसके कारण से ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर के तौर पर बिहेव करते हैं, लेकिन नॉट अ गुड कंडक्टर, लेकिन कंडक्टर के तौर पर बिहेव करते हैं।
पेंसिल ले लीजिए, जो पेंसिल यूज़ करते हैं उसके दोनों ओर तार लगा देंगे तो थोड़ी देर बाद पेंसिल जलने लग जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है उनमें से, तो जलने लग जाती गर्म होने के कारण से। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन sp2 संकरण अवस्था में होता है। 3 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बंध बनाते हैं, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन पाई बंध बनाते हैं, जिसके कारण से विमुक्त हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन, और इस विमुक्ति के कारण ही हमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता हुआ दिखता है इसमें। ये विमुक्त पाई इलेक्ट्रॉन परतों के भीतर स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, इसी कारण से ग्रेफाइट विद्युत धारा का संचालन कर पाता है। अभी हमने देखा कि ग्रेफाइट जो होते हैं इनमें परत होता है, अब इसके ऊपर एक और इसी प्रकार से बनाइए, परतनुमा इसकी संरचना होती है, इसकी परतनुमा संरचना होती है, फिर इसके ऊपर भी इसी प्रकार से बनाएंगे। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो मुक्त हुआ है वो इन परत में फ्रीली फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ही चार्ज बनता है और इसी से इलेक्ट्रिसिटी बनता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन के कारण से ही एक जो पाई इलेक्ट्रॉन फ्री होता है ग्रेफाइट कंडक्टर की भांति बिहेव कर पाता है। आपके जो इलेक्ट्रॉनिक इतने इक्विपमेंट चलते हैं उन सभी जगहों पर ग्रेफाइट का उपयोग होता है। अगला सवाल देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा युग्म पेयर सम इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हुए भी सबसे कम आयनिक त्रिज्या अंतर डिफरेंस इन आयनिक रेडियस प्रदर्शित करते हैं? O2- और F- Na+ और Mg2+, Mg2+ और Al3+, और लास्ट ऑप्शन है F- और Na+। कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, Mg2+। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम 3+ जो होते हैं इनमें क्या है, तो सम इलेक्ट्रॉनिक होते हुए भी सबसे कम आयनिक त्रिज्या यानी कि डिफरेंस इन आयनिक रेडियस यह प्रस्तुत करते हैं। इसके पीछे कारणों को भी जरा समझते हैं। जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जिनको कहा जाता है वो कौन से होते हैं? तो सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, लेकिन नाभिकीय आवेश न्यूक्लियर चार्ज अलग अलग होते हैं। न्यूक्लियस पर जो चार्ज होते हैं वो अलग अलग होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे। इनको हम लोग क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। तो ये पहले तो याद रखना है कि भाई किसे कहा जाता है, ये डेफिनेशन पूछ सकता है। Mg2+ और Al3+ में दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें परमाणु क्रमांक 12 और 13 है क्रमशः। चूँकि इनके नाभिकीय आवेश में केवल 1 इकाई का अंतर होता है, इसलिए इनके आकार में अपेक्षाकृत सबसे कम अंतर पाया जाता है। इसी के कारण से इनका जो त्रिज्या है, डिफरेंस जिसको हमने कहा है, वो सबसे कम इन्हीं दोनों पेयर में पाया जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। मैग्नीशियम 2+ और Al3+ जो होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, बस न्यूक्लियर के चार्जेस भिन्न भिन्न होते हैं, जिसके कारण से इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब जरा इस प्रकार के कुछ सवालों को हल करते हैं, फिर हम लोग इसी सवाल पर चलेंगे। देखिए क्या है कि मिश्र धातुओं को भौतिक विधियों द्वारा उनके घटकों में अलग नहीं किया जा सकता है, फिर भी उन्हें मिश्रण माना जाता है। क्या कहा जा रहा है? एलॉयज जो हैं उनको भौतिक विधियों के द्वारा उनके घटक में हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम और लोहे को मिला लिया हमने, तो फिजिकल विधियों के द्वारा हम उसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ये कह रहा है पहला। ठीक, कारण मिश्र धातु अपने घटक धातुओं के गुण दिखाती हैं और उनका संयोजन परिवर्तनशील हो सकता है, ये यहाँ पर कहा गया है। क्या कथन कारण दोनों ही सही हैं, या फिर दोनों गलत हैं, या फिर व्याख्या भी सही कर रहा है, या एक गलत है एक सही है? क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, अर्थात ए और आर दोनों ही सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। समझते हैं जरा इसको क्या कहा गया है। परिभाषा के अनुसार यौगिक के गुण उनके घटक तत्वों से पूरी तरीके से भिन्न होते हैं। जैसे एल्यूमिनियम का जो गुण है और कॉपर का जो गुण है ये दोनों अलग अलग होंगे, लेकिन हम इन जब दोनों को मिला देंगे तब गुण इनका भिन्न हो जाएगा। उनका रासायनिक सूत्र निश्चित होता है। मिश्र धातु जैसे पीतल जो लगभग 30% जिंक और 70% तांबा है को भौतिक साधनों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन वे तांबे और जिंक दोनों के गुण बरकरार रखते हैं। उनका अनुपात बदला जा सकता है, इसलिए उन्हें ठोस समांगी मिश्रण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वो दोनों के गुण इसमें मिश्र धातु में पाए जाएंगे। उन्हें हम बाय फिजिकल प्रोसेस तो अलग नहीं कर सकते हैं, केमिकली हम उनको अलग कर पाएंगे और उनके दोनों के गुण उनमें विद्यमान रहते हैं। इसको ज़रूर याद रखिए, इसको समांगी मिश्रण के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, टिंडल प्रभाव के बारे में पूछा गया है। टिंडल प्रभाव मैंने समझाया भी था आप लोगों कि एक सॉल्यूशन ले लिया है और उस सॉल्यूशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो प्रकाश को गुजार रहे हैं, उसे टिंडल प्रभाव उसमें उत्पन्न होता है। ये हमने पढ़ा भी था। देखिए क्या है कि यह कोलाइड या बहुत महीन निलंबन में कणों द्वारा प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन या फैलाव को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या
टिंडल प्रभाव तब देखा जा सकता है जब प्रकाश की एक महीन किरण एक छोटे छेद के माध्यम से अंधेरे कमरे में प्रवेश करती है। क्या तब हम टिंडल प्रभाव देख सकते हैं? क्या पूरा घर डार्क कर दीजिए, एक छोटे से छिद्र से सूर्य के प्रकाश आती रहती है और उसमें आपको छोटे छोटे कण उड़ते हुए दिखते हैं, तो क्या वो टिंडल प्रभाव होता है? क्या वास्तविक विलयन जैसे नमक का पानी बहुत मजबूत टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है? नमक पानी में घोल लीजिए, उसमें लाइट जला करके देखिए कि क्या आपको कण बहुत सारे दिखते हैं? क्या जंगल की छतरी कैनोपी जिसे कहा जाता है में प्रकाश के पथ को दृश्य बनाने के लिए टिंडल प्रभाव जिम्मेदार है? घने वनों में जो प्रकाश आती हैं ज़मीन तक, तो उसके लिए टिंडल प्रभाव ही जिम्मेदार है क्या? तो क्या ऐसा होता है क्या? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर सी हो जाएगा। वास्तविक विलयन जैसे गलत कथन पूछा गया आपसे, जैसे नमक का पानी बहुत मजबूत टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। समझ लेंगे ज़रा इसे कि वास्तविक विलयन में कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि वे अपने अंदर से गुजरने वाले प्रकाश की किरणों को नहीं फैला सकते हैं, स्कैटरिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए वास्तविक विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते हैं। वास्तविक विलयन कहा किसने जाता है? जिनमें पदार्थ एक दूसरे में बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से घुल जाते हैं, सॉल्यूशन बना देते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट इतने बेहतर तरीके से घुल जाते हैं, उनके छोटे कण भी इतने छोटे हो जाते हैं कि प्रकाश को स्कैटर यानी कि बिखेरने के लिए वो पर्याप्त नहीं होते हैं। कुछ दिन पहले एक ट्रेंड चला था, हल्दी वाला ट्रेंड, अगर आपने देखा होगा कि पानी ले लिया, उसमें लाइट जला दिया और ऊपर से हल्दी गिरा रहे हो, तो एक प्रकार से टिंडल प्रभाव का आप उसे उदाहरण मान सकते हैं। तो जो विलयन जितना ज़्यादा परफेक्ट होगा, टिंडल प्रभाव उसमें उतना ही हमें कम देखने को मिलता है। जो इम्परफेक्ट सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन में हमें टिंडल प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर कण के आकार बड़े बड़े होंगे जो प्रकाश को स्कैटर आसानी से कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। मिश्रणों को अलग अलग करने के लिए निम्नलिखित तकनीक पर विचार कीजिए। मिश्रण है, एलॉय है कोई, उसको अलग अलग करने के लिए जो तकनीक है उस पर विचार करना है आपको। क्रिस्टलीकरण को साधारण वाष्पीकरण से बेहतर माना जाता है, क्योंकि वाष्पीकरण के दौरान सूखने तथा गर्म करने पर कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या जल जाते हैं। क्या ऐसा होता है क्या वाष्पीकरण के दौरान? अगला दिया हुआ है कि अपकेंद्रीय का उपयोग डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र परीक्षण के लिए किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन जिसको कहा जाता है, क्या इसका उपयोग किया जाता है ब्लड को जांचने के लिए और यूरिन को जांचने के लिए किया जाता है क्या लैब में? ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो डॉक्टर सैंपल कलेक्शन करते हैं उसके बाद से जांचने के लिए क्या इसका उपयोग होता है क्या? कौन से कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, दोनों या दोनों नहीं? तो इसका आंसर सी हो जाएगा बंधुओं। दोनों के दोनों कथन यहाँ पर सही दिए हुए हैं। क्रिस्टलीकरण एक बेहतर पृथक्करण तकनीक है, क्योंकि यह विलेय के थर्मल विघटन जैसे सूखने पर चीनी का जल जाना के जोखिम के बिना शुद्ध क्रिस्टल उत्पन्न कर देता है। अब केंद्रीकरण मशीन का उपयोग वास्तव में लैब में किया जाता है। जैसे कोरोना के दौरान कोरोना के टेस्टिंग के लिए इसी प्रकार की चीज़ों का उपयोग किया जा रहा था, जिससे क्या होता है तरल पदार्थ और लिक्विड अलग अलग हो जाते हैं, जिसके जाँच करके आसानी से पता चल सकता है कि क्या क्या इसमें इम्प्योरिटीज़ है, क्या कमियाँ हैं, क्या इसमें आपको रिपोर्ट देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट कारण कथन दिया हुआ है, तेल और पानी के मिश्रण को पृथककारी कीप का उपयोग करके अलग किया जा सकता है। कैसा होता है कि तेल और पानी के मिश्रण को सेपरेटिंग फ्यूनल जो होते हैं, कीप जो होते हैं, उसका उपयोग करके अलग अलग कर सकते हैं? सीरियसली? कारण दिया हुआ है कि अमिश्रणीय यानी कि जो मिश्रित नहीं होते द्रव अपने घनत्व के आधार पर परतों में अलग हो जाते हैं। तो कि क्या इसके कारण से हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं? कौन सा सही है, कौन सा गलत है? दोनों सही हैं, एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, अर्थात सही है, और सही एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तेल और पानी अविस्मरणीय है, जिसका अर्थ है कि आपस में मिलकर एक ही रूप नहीं ले पाएंगे कभी भी, हमेशा अलग अलग ही रहेंगे। तेल की डेंसिटी पानी की तुलना में कम होती है, इसलिए पानी के ऊपर में तैरता रहेगा, पानी हमेशा नीचे ही रहेगा। चूँकि पानी तेल की तुलना में अधिक सघन भारी होता है, तो जब इसे पृथक्करण कीप में रखा जाता है तो यह नीचे बैठ जाता है और तेल ऊपर से हटा लिया जाता है, जिससे इनका पृथक्करण आसानी से किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही है, सही एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। अब एक छोटा सवाल पूछ रहा हूँ मैं, यकीन मानिएगा ये क्लास 7 के NCERT सवाल बनाया गया है। 2H और H2 में क्या अंतर होता है? 2H and H2 इनमें क्या डिफरेंस होता है? बहुत
मेहनत से सवाल बनते हैं गुरु। फिर उनको ट्रांसलेट करना होता है, बाइलिंगुअल बनाना होता है, उसके बाद आपके लिए वीडियो आता है, तब भी बच्चे कम देखते हैं। खैर जो भी है, अपना काम करना चाहिए, बाकी छोड़ देना चाहिए। अपने हाथ में जब कुछ चीज़ें नहीं होती तो छोड़ देना चाहिए उसको। जिन्हें जो भी देखेंगे बेनिफिट होगा, नहीं देखेंगे तो भी कहीं और पर देख रहे होंगे, लेकिन देखना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। इसका आंसर निकालिए, क्या हो जाएगा। 2H and H2 में क्या डिफरेंस होता है। 2H and H2 दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये 2H है, ये H2 है, क्या अंतर होता है दोनों में। आसान सवाल है, कर भी सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, कि 2H हाइड्रोजन के दो स्वतंत्र परमाणुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2H का मतलब क्या हो गया, H + H, यही तो हो गया ना। ये हो गया क्या, दो अलग अलग हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिनिधित्व कर, जबकि H2 हाइड्रोजन के एक अणु का प्रदर्शित करते हैं। H2 का मतलब हाइड्रोजन का सिंगल एटम हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। 2H हाइड्रोजन के दो स्वतंत्र परमाणुओं का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि H2 हाइड्रोजन के एक अणु का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। रासायनिक संकेतन में किसी तत्व के सामने रखा गया गुणांक, जैसे 2H, उस तत्व के अलग अलग बिना जुड़े परमाणुओं को दर्शाता है कि दो हाइड्रोजन इसमें होंगे। किसी तत्व के बाद लगाया गया सब्स्क्रिप्ट जैसे कि H2 इंगित करता है कि परमाणु रासायनिक रूप से एक साथ जुड़ करके एक अणु मॉलिक्यूल बन चुके हैं। इस प्रकार से H2 हाइड्रोजन गैस का एक द्विपरमाणुक अणु है, दो एटॉमिक अणु है वहाँ पर, जबकि 2H जो है, H2 जो है वहाँ पर क्या है, दोनों मिलकर के एक मॉलिक्यूल का निर्माण उन्होंने कर लिया है। यही दोनों में अंतर होता है, ज़मीन और आसमान का फर्क है दोनों में। हीलियम और नियॉन जैसे उत्कृष्ट गैस, नोबेल गैस एक परमाणुक यानी कि मोनो एटॉमिक तत्व हैं। कारण दिया हुआ है कि उत्कृष्ट गैसों की सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन कक्षा पूरी तरह से भरे होते हैं। उन्हें स्थिरता प्राप्त करने के लिए अन्य परमाणुओं के साथ रासायनिक बंधन बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो नोबेल गैस होते हैं वो इसी कारण से रिएक्ट नहीं करते हैं क्या, कि वो बिल्कुल सेटिस्फाइड होकर के बैठे हैं, उन्हें अब किसी से कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 का आंसर ये हो जाएगा कि सही दिया हुआ है, सही से एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। नोबेल गैस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन इत्यादि जो होते हैं वो नोबेल गैस कहलाते हैं। परमाणुकता किसी अणु को बनाने वाले परमाणुओं की संख्या है। उत्कृष्ट गैस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन इत्यादि का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर होता है, इनका अष्टक पूरा होता है, ऑक्टेन इनका पूरा होता है, इसलिए वो अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं, वो अभिक्रिया नहीं करते हैं। प्रकृति में एकल परमाणुओं एक परमाणु के रूप में मौजूद होते हैं। कारण अभिकथन बिल्कुल सही दिया हुआ है और सही एक्सप्लेन किया हुआ है, यानी कि अक्रियाशील होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, इसलिए इनका उपयोग हम लोग ऐसे जगहों पर करते हैं जहाँ पर हमें कोई भी रिएक्शन वगैरह नहीं चाहिए, वहाँ पर हम इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कोक प्राप्त करने के लिए कोयले के प्रसंस्करण के दौरान निम्न से क्या प्राप्त होता है। कोक प्राप्त करने के लिए कोयले के प्रसंस्करण के दौरान निम्न में से क्या प्राप्त होता है। पेट्रोलियम, कोल गैस, प्राकृतिक गैस, पैराफिन मोम क्या प्राप्त होता है। पैराफिन मोम का उपयोग ग्रीस इत्यादि जो होता है, ग्रीस, पेट्रोलियम जेली, वैसलीन वगैरह जो यूज करते हैं आप, तो ये सब पैराफिन मोम से ही बनते हैं गुरु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर कोल गैस हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, कोल गैस हो जाएगा। कोक प्राप्त करने के लिए कोयले के प्रसंस्करण के दौरान कोल गैस प्राप्त होती है। पुराने समय में इसका उपयोग स्ट्रीट लाइट के लिए किया जाता था, लेकिन आजकल इसका उपयोग कोयला प्रसंस्करण संयंत्रों के पास स्थित उद्योगों में हीट के स्रोत के रूप में कोल गैस का उपयोग किया जाता है। कोयले से प्राप्त अन्य उत्पादों में कोक, जो लगभग शुद्ध कार्बन होता है, 90% के आसपास इसकी प्योरिटी होती है। कोलतार, जिसका उपयोग डाई, दवाएं इत्यादि बनाने में किया जाता है, वो सभी निकलते हैं। अगला सवाल है, कोलतार के स्थान पर पक्की सड़कों के निर्माण मेटलिंग में वर्तमान में किस पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग किया जाता है। कोलतार का उपयोग आजकल कम हो गया, उसकी जगह पर किसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं। पिट का, लिग्नाइट का, मिट्टी के तेल का, बिटुमिन का, किसका उपयोग हम लोग आजकल कर रहे हैं कोलतार की जगह पर। कितना प्रैक्टिकल सवाल है, उपयोग पर आधारित सवाल, क्यों नहीं पूछेगा आपसे, बताइए मुझे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, अर्थात बिटुमिन का उपयोग आजकल किया जा रहा है। बिटुमिन एक अर्ध ठोस सेमी सॉलिड पेट्रोलियम उत्पाद है। पहले सड़कों के निर्माण के लिए कोलतार, कोयले के उत्पाद बहुत अधिक उपयोग किया जाता था, लेकिन इसकी विषैली प्रकृति और पेट्रोलियम उत्पादों के बेहतर बाइंडिंग क्षमता के कारण अब सड़कों को पक्का करने के लिए कोलतार की जगह पर पूरी तरीके से बिटुमिन का उपयोग किया जाता है।
कोलतार की ये भी एक कमी थी कि जब टेम्परेचर बढ़ता है गर्मियों के दौरान तो कई बार पिघल जाते थे या वो सड़कें फैल जाती थी या बहुत मजबूत नहीं बनते थे, इसलिए बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। मोमबत्ती के ज्वाला का कौन सा क्षेत्र पूर्ण दहन का प्रतिनिधित्व करता है? सबसे कर्म भाग होता है। कौन सा क्षेत्र होता है मोमबत्ती का ज्वाला? एनसीईआरटी में पढ़ाते हैं आंतरिक और बाह्य ज्वाला दो प्रकार की होती हैं, तब वही आपसे पूछा जा रहा है। सबसे बाहरी क्षेत्र नीला वाला जो होता है वो, मध्य का क्षेत्र पीला, सबसे भीतरी क्षेत्र काला, या ज्वाला का आधार जो होता है कहाँ पर सबसे गर्म भाग कौन सा होगा मोमबत्ती की एक ज्वाला में? मोमबत्ती तो आपने जलाया ही होगा, कुछ नहीं तो किसी के बर्थडे में तो जलाया ही होगा, वो भी नहीं किया तो दिवाली में जलाया होगा, नहीं जलाया तो जला के देख लीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। सबसे बाहरी क्षेत्र नीला जो होता है वो सबसे अधिक गर्म होता है और सबसे ज़्यादा कंबसन उसी के दौरान हो रहा होता है, पूर्ण दहन उसी में हो रहा होता है। सबसे बाहरी क्षेत्र को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है जिससे वह पूर्ण दहन होता है या नीले रंग के साथ जलता है। ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है। ज्वाला के मध्य पीले क्षेत्र में आंशिक दहन हो रहा होता है, जो सबसे मध्य का पीला भाग होता है यह मध्यम गर्म होता है, जबकि सबसे भीतरी काले क्षेत्र में बिना जले मोम के वाष्प होते हैं, यह सबसे कम गर्म सा होता है। लेकिन सबसे कम गर्म भी आपके हाथ को बर्न कर सकता है, इसलिए छू करके ना देखें कौन ज़्यादा गर्म है कौन कम गर्म है। ईंधनों के अपूर्ण दहन के दौरान बड़ी मात्रा में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? बहुत आसान सवाल है। कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है, CO उत्पन्न होता है। यह 65वीं बीपीएससी का सवाल है, यह 65वीं या 67वीं का है। अगला सवाल है, हु फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, एंटनी एल लेवोजियर के द्वारा दिया गया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एंटोनी एल लेवोजियर ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रस्तुत किया। यह नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा इसे। इस मूलभूत नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही उसका विनाश होता है। जैसे अगर हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ कोई चीज़ लिया है और दूसरा भी लिया, इन दोनों को जोड़ करके मान लीजिए 5 है या 10 आ रहा है, तो केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो 10 11 हो जाएगा ना तो 10 9 हो जाएगा, ये संरक्षित रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। यही संरक्षण का वो नियम है जो लेवोजियर भाई साहब ने दिया। आज के समय में आपको लग रहा है ये तो बहुत छोटा नियम है, इसमें क्या है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि केमिकल रिएक्शन के दौरान किसी चीज़ का मास में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात एनर्जी बदलता नहीं है, एनर्जी घटता बढ़ता नहीं है, बल्कि एनर्जी केवल ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बनने वाले नए उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बिल्कुल ही बराबर ही होगा, ना तो ज़्यादा ना तो कम। और यहीं से केमिकल इक्वेशन के जो आप बैलेंस करना सीखते होंगे, स्कूल में सीखते हैं हम लोग, 6ठी 7वीं में ही पढ़ा था हमने भी, तो बैलेंसिंग वाला चीज़ यहीं से आया कि सब कुछ समान ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं, वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, H2 + O2 मिल करके क्या बनाएंगे? H2O। तो यहाँ पर जितना मास था उतना ही यहाँ पर भी रहेगा, उतना ही यहाँ पर भी रहेगा, माइन्यूट परिवर्तन भी नहीं होगा। एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Al2SO4 होल थ्राइस है। इसका आंसर डी हो, इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। रासायनिक सूत्र लिखने के लिए इस प्रकार से लिखा जाता है, Al2SO4 और होल थ्राइस लिखा है, इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, कोयले से प्राप्त उत्पादों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कोल गैस मुख्य रूप से हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है। कोल गैस में क्या क्या है भाई? तो हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका मिश्रण है क्या? कोलतार एक शुद्ध पदार्थ है जिसका व्यापक रूप से सिंथेटिक डाई और विस्फोटक बनाने उपयोग किया जाता है। बिटुमेन एक पेट्रोलियम उत्पाद है। आजकल कोलतार का स्थान पक्की सड़कों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अभी पढ़ाया मैंने। इसका आंसर पहला और तीसरा हो जाएगा, पहला तीसरा हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है, दूसरा गलत दिया हुआ है। कोलतार एक शुद्ध पदार्थ नहीं है, बल्कि यह लगभग 200 पदार्थों का एक जटिल मिश्रण होता है। 200 पदार्थों का जटिल मिश्रण होता है। इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर। पेट्रोलियम को अक्सर काला सोना कहा जाता है। यह नदी के तल पर पाए जाने वाली गहरी काली मिट्टी से निकाला जाता है। नदियों के तल पर पाई जाने वाली गहरी काली मिट्टी से पेट्रोलियम निकाला जाता है। क्या इसका आंसर हो जाएगा?
इसका आंसर क्या हो जाए? बहुत आसान सवाल है ये। ए तो सत्य है लेकिन आर असत्य है। सभी नदी के तल में हमें पेट्रोलियम पदार्थ नहीं मिलते हैं। हाँ, लेकिन नदी क्षेत्रों में मिलने की संभावनाएं अवश्य ही होती हैं। जैसे कावेरी नदी बेसिन का जो इलाका है वो भारत के पेट्रोलियम भंडार में सबसे प्रमुख भंडारों में से एक है। कावेरी नदी का मोहाना का इलाका जो वो भी है, लेकिन सभी नदी के नीचे पेट्रोलियम पदार्थ मिले ऐसा संभव नहीं है। ओके, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, सूची दिया हुआ है, उष्मीय मान से आपको मैच करना है। ये किसका? उष्मीय मान जो है कैलोरीफिक वैल्यू जिसको हम लोग कहते हैं वो सबसे अधिक ज़्यादा है, यही आपसे पूछा जा रहा है। हाइड्रोजन, बायोगैस, लकड़ी 3 है तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद बायोगैस, फिर लकड़ी का होगा। इसको मैच करेंगे इसमें दूसरे से तो आसानी से मैच कर ले जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 3, सी का 1 हो जाएगा। ए का 2 हाइड्रोजन का उच्चतम उष्मीय मान 1.5 लाख के आसपास लिखा हुआ है। बी का 3 हो जाएगा, बायोगैस का फिर आ जाएगा, लकड़ी का सबसे कम उष्मीय मान होता है। यानी कि इसका उपयोग आप ईंधन के तौर पर करते हैं ना, तो अधिक लकड़ी जलाकर जितना खाना बनेगा, सबसे कम हाइड्रोजन जला करके उतना ही खाना बन जाएगा, यही कहा जा रहा है और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। स्पंज को एक ठोस माना जाता है फिर भी अत्यधिक संपीड़ित होता है, होने योग्य होता है स्पंज। ऐसे हो सकता है स्पंज भाई, ठोस स्पंज के कणों के बीच बहुत अधिक अंतर आणविक स्थान होता है जो गैसों के समान ही होता है। क्या इसके कारण से वो स्पंज बन पाता है क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर सी हो जाएगा। ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स। आर गलत दिया हुआ है। स्पंज एक ठोस अभिकथन है, हालांकि ये इसलिए नहीं दबता क्योंकि इसके ठोस कणों के बीच गैसों की तरह बड़ी बड़ी जगह होती है। अगर गैस की तरह जगह होती तो यह जुड़ा हुआ ही नहीं होता, ये जुड़ा हुआ नहीं होता, एक ठोस बन ही नहीं सकता था। बल्कि इसलिए दबता है क्योंकि स्पंज में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें हवा भरती है। जब हम दबाते हैं तो हवा बाहर निकल आती है और जब हम छोड़ते हैं तो हवा फिर से भर जाती है। तो इसी कारण से हमें स्पंज दिखता है, ना कि उसमें गैप ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए तो सही है लेकिन आर गलत दिया। अब कुछ सवाल फिर से कॉन्सेप्चुअल हम लोग करते हैं। अभी हम लोग एप्लीकेशन पर चले गए थे। देखिए क्या है कि निम्न से किस यौगिक में केंद्रीय परमाणु सेंट्रल एटम का संकरण हाइब्रिडाइजेशन अन्य तीनों से अलग होता है? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3 है, बोरॉन ट्राइक्लोराइड BCl3 है, अमोनिया है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है। इसका आंसर क्या हो? इसका आंसर जो है, इसमें से अमोनिया आप निकाल सकते हैं आसानी से। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। BF3 BCl2 और Al2Cl3 में केंद्रीय परमाणु जो होते हैं sp2 संकरण में उपस्थित होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इनका sp2 अवस्था में होता है तथा इनकी संरचना त्रिकोणीय होती है, समतलीय संरचना बनती है। इसके विपरीत जो अमोनिया होता है NH3 में नाइट्रोजन sp3 संकरण में होता है। नाइट्रोजन उपस्थित एक आयन पेयर के कारण इनकी वास्तविक आकृति त्रिकोणीय पिरामिड के हिसाब से ही होता है और इसी कारण से इनका जो संकरण है जिसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं वो sp3 में होता है। तो आप इन तीनों में से, चारों में से इसे आप अलग कर सकते हैं। एडीओ एग्जामिनेशन में हाइब्रिडाइजेशन सवाल पूछा गया था। क्लास 9th के NCERT में चैप्टर पढ़ लेंगे, बहुत ही छोटा सा है, तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, जरा इसे हल कीजिए। उत्कृष्ट गैसें, नोबेल गैस जो होती हैं के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सभी उत्कृष्ट गैसें पूर्णतः निष्क्रिय होती हैं। क्या ऐसा होता है क्या? ढूंढ ढूंढ के कॉन्सेप्चुअल सवाल में लाया हूँ आपके लिए। जेनॉन और क्रिप्टन के कुछ यौगिक ज्ञात हैं। क्या ऐसा है? उत्कृष्ट गैसों की आयनीकरण ऊर्जा सामान्यतः बहुत ही अधिक होती है। क्या इसका आंसर हो जाएगा? इन तीनों में से क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्थात दूसरा और तीसरा सही दिया हुआ है। दूसरा और तीसरा सही दिया हुआ है। सभी उत्कृष्ट गैसें पूर्णतः निष्क्रिय होती हैं, ये कहना गलत होगा। सही कथन चुनने के लिए आपसे कहा गया है, ये कहना गलत होगा। ZeF2 यानी जीनोन के साथ में F का अलग अलग दिया हुआ है। यौगिक खोज के बाद यह सिद्ध हो गया कि सभी उत्कृष्ट गैसें पूर्णतः निष्क्रिय नहीं होती हैं, इसलिए कथन 1 गलत है। कथन 2 और 3 बिल्कुल सही दिया हुआ है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। यौगिक ज्ञात हैं इनके और इनके ज्ञात यौगिक निकाले भी गए हैं। अर्थात निष्क्रिय गैसों को पूर्णतः निष्क्रिय कहना जो है वो सही नहीं है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है आपसे, इसको जरूर याद रखें। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है कि निम्न से किस तत्व के प्रथम आयनीकरण ऊर्जा अपेक्षित आवर्तीय प्रवृत्ति का अपवाद है? एक्सेप्शन अभी हमने पढ़ा था, बेरिलियम और बोरॉन में हमने अंतर को देखा था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। सामान्यतः आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनीकरण ऊर्जा बढ़ती है। आयनीकरण ये बढ़ता जाएगा।
लेकिन Be का विन्यास 2s2 पूर्णतः भरा उपकोष होता है, जबकि B में बोरोन में अंतिम इलेक्ट्रॉन 2p कक्षक में मौजूद होता है। तो इसलिए यह एक अपवाद है, इसलिए अपवाद है बोरोन। तो बोरोन को याद रख सकते हैं कि बोरोन के साथ ऐसा नहीं होता, एक्सेप्शन है ये। एक्सेप्शन से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। केमिस्ट्री का जो कॉन्सेप्चुअल का पहला हिस्सा था वो हमने कंप्लीट किया है 2 वीडियो में। पहला थोड़ा सा आसान था, आज कुछ कॉम्प्लेक्स सवाल थे, लेकिन कॉन्सेप्ट को मजबूत करना ही पड़ेगा आपको, और कोई चारा नहीं है। कब तक रटते रहेंगे कि भाई सॉल्यूशन सॉल्वेंट क्या होता है, किसको किसमें मिलाते हैं, क्या उसी सवाल आएगा क्या? नहीं, हाइब्रिडाइजेशन सवाल पूछा गया ये वीडियो में, इसलिए उसे मैं करवा रहा हूँ। अगर आप पढ़ के आएंगे तो बेहतर रहेगा, पढ़ के एक बार फिर से देखिएगा, इससे आसानी समझ में आ जाएगा आपको। तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जैसा भी लगा हो ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें, अपने मार्क्स ज़रूर बताएं, कितने आपके सही हुए, कितने गलत हुए। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का हम लोग करेंगे, लेकिन अब पहले फिजिक्स का 2 और वीडियो आएगा, उसके बाद केमिस्ट्री का 2 और हम लोग कर लेंगे, फिर बायो का। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।